आज के मैं इस वीडियो में मैट्रिक्स चैप्टर के सारे कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझते हुए चलना सारे कंसेप्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मैट्रिक्स के डेफिनेशन से। तो मैट्रिक्स होता क्या है बेसिकली? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मतलब ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है या तो नंबर्स का या फिर फंक्शंस का। और नंबर दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वो रियल नंबर होंगे या तो फिर इमेजिनरी नंबर होंगे। लेट सपोज हमने अ, ये नंबर्स लिखे हैं 1 2 4 3 -1 0। ठीक है। और यदि ये मैंने इनको स्क्वायर ब्रैकेट से यू ऐसे इंक्लोज कर दिया तो ये एक मैट्रिक्स हो गया। और हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स है। इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है? तो देखो 1 2, तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जितने हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं वही हमारे कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम सॉरी रोज होते हैं। ठीक है, तो रोज कितने हो गए यहाँ पे? दो हो गए। और वर्टिकल्स लाइन कितने हैं? देखो तीन है, 1 2 3। ठीक है, तो जितने वर्टिकल्स लाइंस होते हैं उतने ही हमारे कॉलम्स हो जाते हैं। तो कॉलम्स कितने हैं? 3 है। ठीक है। और यदि मैं और भी डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स लिखूँ, जैसे मान लो ये हमारा आई है, ये I+2, आई बेसिकली आयोटा है यहाँ पे। ठीक है, और माइनस आयोटा +2 और माइनस आयोटा -1। ठीक है, तो ये भी एक मैट्रिक्स है जो कि इसमें एलिमेंट्स है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स लिखे होते हैं जैसे ये सारे, ठीक है, 1 2 4 जो भी है, ठीक है, 3, जितने भी मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं इनको हम एंट्रीज या फिर एलिमेंट बोलते हैं इस मैट्रिक्स का। ठीक है, और हम मैट्रिक्स को ये स्क्वायर ब्रैकेट से का यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स, और कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और मैं एक और मैट्रिक्स बना रहा हूँ जैसे मान लो यहाँ पे साइन एक्स है, और यहाँ एक्स है, और यहाँ लॉग एक्स है, और यहाँ मान लो एक्स क्यूब है। ठीक है, तो ये भी एक मैट्रिक्स है जिसमें जो एलिमेंट्स है, यानी जो एलिमेंट्स हैं और या फिर एंट्रीज बोल सकते हो, वो सारे फंक्शन है। ठीक है, तो यहीं पे मैंने लिख रखा है एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी एनी नंबर, और वो नंबर रियल नंबर हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर एनी टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी। अब देखते हैं कि जो मैट्रिक्स का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उनको मैंने A11 से रिप्रेजेंट किया और A12, और सिमिलरली इसी प्रकार से सारे किए हुए हैं। तो ये कैसे लिखे हुए हैं? A11 क्यों लिखा है? क्योंकि ये फर्स्ट रो में है। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसलिए तो ये जो वन है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस कॉलम में, सॉरी रो में है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो में है, और जो ये वन रिप्रेजेंट कर रहा है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यदि मैं इसकी बात करूँ A22 की, तो ये सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, इसलिए यहाँ पे 22 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को मैंने जनरली इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया ए आई जे से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जो जे है वो कॉलम को। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो वेरी कर रही है कहाँ से? देखो जो स्टार्ट वाला मतलब जो पहले जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे 1 2 और ये एम। ठीक है, मतलब 1 2 से स्टार्ट हुआ और डैश 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 एम तक चला गया, यानी 1 2 और ये एम तक गया है। ठीक है, 3 भी लिख सकते हो। और जे की वैल्यू जो है, जे मतलब कॉलम, तो कॉलम देखो यहाँ पे जो सेकंड नंबर है 1 2, और वो कहाँ तक गया है? एन तक गया है। तो 1 2 3 10 10 10 एन तक गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई जे है उनकी वैल्यू क्या है? 1 2 3, तो ये नेचुरल नंबर है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा है आई जो जे है वो नेचुरल नंबर। और जो आई वेरी कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 1 से लेकर एम तक कर रहा है। ठीक है, देख सकते हो आप 1 से लेकर एम तक वेरी कर रहा है, और जो जे है सिमिलरली वो 1 से लेकर एन तक कर रहा है। ठीक है, तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन था। तो यदि मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स ऐसा लिखा -1 0 2 2 3 6। ठीक है, और मैंने आपसे पूछ दिया कि यहाँ पे A23 कितना होगा। ठीक है, तो देखो ये जो ये 2 है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जो ये 3 है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी किस रो में है? ये सेकंड रो में। तो सेकंड किधर है? ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये R2 है और ये R1। तो सेकंड रो में चले गए, बट कॉलम कौन सा है हमारा? थर्ड। तो ये तो कॉलम 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया।
यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम यानी 6, मतलब ये A23 जो है वो 6 है, ठीक है। अब देखो ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा, 2 -3 4 -1 0 -6, ठीक है। तो ये इसमें कितने नंबर ऑफ रो है, तो देखो 2 रो है, फर्स्ट और ये सेकंड, और कॉलम कितने हैं, तो 3 है, C1 C2 और C3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर जो होता है वो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। जितने रो का होगा और जितने कॉलम का होगा, तो उसके बीच में क्रॉस का साइन डाल दोगे तो वो उसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूँ इस मैट्रिक्स में, तो कितने होंगे, आप काउंट करोगे तो 6 आएंगे, ठीक है। तो वो कैसे हो जाएंगे, जो ऑर्डर आया था ना उनको मल्टीप्लाई कर दो। ऑर्डर कितना था, 2 क्रॉस 3। तो यहाँ पे जो मैंने क्रॉस लिखा है ना ये बेसिकली मल्टीप्लाई है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 6 है। तो जो m क्रॉस n मैट्रिक्स होता है, ठीक है, इस ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो mn होंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इसमें हमें ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑर्डर पता करना है। तो इसमें ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, रो कितने हैं, 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है, ठीक है। 1 2 3 रोज हो गए, और कॉलम 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 4। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 4 यानी 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2 क्रॉस 3 का। तो सबसे पहले तो हम इस मैट्रिक्स का ना जनरल फॉर्म लिख लेंगे। तो 2 क्रॉस 3 है ना, 2 रो होंगे, तो यानी A11 A12 A13, ठीक है। और 21 A22 A23। तो ये हमारा 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स तैयार हो गया, ठीक है। बट हमें इसमें जो वैल्यूज है, जो एलिमेंट है A11 A12 ये सारे जो वैल्यूज है A23 तक, इनको हमें फाइंड करना है। तो वो फाइंड कैसे करेंगे हम, हमें दिया हुआ है AIJ, कितना दिया हुआ है, 1/2 -3 आयोटा सॉरी I प्लस J, ठीक है। तो यहाँ पे हम A11 सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, तो I की वैल्यू कितनी है, 1 है, और J की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो इसमें पुट कर देंगे 1 और J की वैल्यू भी 1, तो ये -2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। पर मोड से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, तो -2 का 2 मिलेगा, तो यानी आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसी प्रकार A12 निकालो, तो 1/2 -3 I की वैल्यू 1 है, प्लस J की वैल्यू 2 है, तो ये तो -1 आएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। A13 1/2, और ये -3, और I की वैल्यू 1 है, प्लस प्लस और J की वैल्यू 3 है, तो ये तो 0 हो गया। अब निकालो A21, तो 1/2 -3 I की वैल्यू देखो इस केस में 2 हो गई अब, ठीक है, इंटू 2 प्लस J की वैल्यू 1 है, तो ये तो -6 हो गया, +1 -5, पर मोड से आएगा बाहर तो 5/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5/2 हो जाएगा। A22 निकालो, 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। -6 प्लस 2 -4, पर बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, और बाई 2 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब लास्ट जो है हमारा A23 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, -6 प्लस 3 -3, पर मोड से आएगा बाहर तो 3 हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा मैट्रिक्स था A, हमने सारे एलिमेंट अब उसके पता कर लिए हैं। तो A11 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और A12 की वैल्यू हाफ है, फिर ये 0 है, और 5/2 है, फिर है 2, फिर है 3/2। तो ये हमारा इस मैट्रिक्स का आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिखना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विच ईच एंट्री 2 और 0, ठीक है। हमें 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स गिवन है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स गिवन है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 9 होंगे। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और जो ईच एंट्री है वो होंगे या तो 2 या तो 0, ठीक है, 0 ईच एंट्री
जीरो होंगे, ये जीरो लिखा है, ठीक है, टू या फिर जीरो होंगे। तो यहाँ पे नंबर फिल करने के हमारे पास टोटल कितने चॉइस है, दो चॉइस है। कैसे, या तो दो फिल करना है या तो जीरो फिल करना है, ठीक है। तो हमारे पास दो चॉइस है, तो यहाँ पे चॉइस लिख रहा हूँ टू, टू हर एक एलिमेंट के लिए दो चॉइस है। तो अब इसमें पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस वो कितनी हो जाएगी, तो देखो सबको मल्टीप्लाई कर दो, टू, टू इंटू टू, ये कितने बार है, ये 9 टाइम्स है, ठीक है, 9 टाइम्स। तो 2 की पावर 9 हो गई, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 512, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का है, ठीक है, तो उसी से मैंने किया मैंने जो यहाँ पे जो लिखे हैं ना टू, वो मैंने टोटल चॉइस लिख रखे हैं, ठीक है। या फिर मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊं कि अगर ये एमसीक्यू में आए, तो आप देखो नंबर ऑफ एंट्रीज और पावर हो जाएगा उनका मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, देखो टू और जीरो, यानी टोटल कितने हैं, दो एंट्रीज है, और ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3। तो 2 की पावर कितनी होगी, 9, तो आंसर कितना आ जाएगा, 512, ठीक है। तो अगर आपका वो एमसीक्यू में आए तो आप सीधा ऐसे कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे इफ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, हमें अब की एलिमेंट्स गिवन है, इस बार हमें एलिमेंट्स गिवन है। तो अगर 18 एलिमेंट्स है, तो जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर। देखो पॉसिबल जो ऑर्डर्स होंगे वो 1 क्रॉस 18 का हो सकता है, 2 क्रॉस 9 का हो सकता है, 3 क्रॉस 6 का हो सकता है, 6 क्रॉस 3 का हो सकता है, और 9 क्रॉस 2 का हो सकता है, और 18 क्रॉस 1 का हो सकता है, ठीक है। तो टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, तो 6 होंगे, ठीक है। और इसने पूछा है कि बट यहाँ पे तो हमें पॉसिबल ऑर्डर्स बताने थे, तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, ठीक है। बट अगर पूछा होता है यहाँ पे कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो आंसर हमारा 6 आता है, ठीक है। हमें यहाँ पे ऑर्डर्स पूछा हुआ है, तो ये सिर्फ ये लिखना है हमें ये सारे। और इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अगर 5 एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स में, तो उसका ऑर्डर होता दो ही हो सकते हैं, या तो 1 क्रॉस 5 या तो 5 क्रॉस 1, ठीक है। इस केस में दो हो सकते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। तो सबसे पहला जो मैट्रिक्स होता है वो कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, और रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ एक रो है, ठीक है। तो आप कॉलम मैट्रिक्स सबसे पहले देखो, तो इसमें कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है, पर रो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस 1 हो जाएगा, और ये m क्या है, नंबर ऑफ रोज। और यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होंगे, ठीक है। अब रो मैट्रिक्स में देखो, रो एक ही होगा बट कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। इसमें एक रो होंगे, इसमें एक कॉलम होंगे, यही है बस इसमें। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मान लो m क्रॉस n का मैट्रिक्स गिवन है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ रोज है और ये नंबर ऑफ कॉलम वो इक्वल होने चाहिए, यानी m बराबर n का होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। जैसे एग्जांपल देखो, ए में मैट्रिक्स बना रहा हूँ, 2 3 -1 4 5 6, इसका ऑर्डर कितना है, एक और 5 3 2, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है इस मैट्रिक्स का, 3 क्रॉस 3, यानी कि ये रो है और ये कॉलम है, दोनों बराबर है, हाँ, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसमें एक चीज और बता दूं कि ये जो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है। ये 2 5 2 ये जो मैंने लिखे थे ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है। और ये देखो अब है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और जिसमें ना नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो जीरो होते हैं। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब, जैसे यहाँ पे देखो, ये 3 -1 6 4 5 3, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, मतलब यहाँ पे जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं मैट्रिक्स बना के दिखाऊँ आपको,
2 3 सॉरी 0 यहाँ पे आएगा 0 0 0 0 5 0 0 3। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है। तो यदि मैं 2 पूछूं तो ये कौन सा एलिमेंट है, तो ये A11 है, और ये A5 कौन सा है, A22, और ये 3 A33, ठीक है। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, 4 डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाला आई होता है, ये जे होता है, फर्स्ट वाला आई जे, फर्स्ट वाला आई जे। तो यहाँ पे देख सकते हो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई और जे दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई जे बराबर होंगे, ठीक है। और इसमें इसमें हमने ना एक डेफिनेशन लिख रखी है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये वाली मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है, ये तो हमने लैंग्वेज में लिख दिया। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये बी आई जे क्या है, इस डायगोनल मैट्रिक्स के सारे ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बी आई जे क्या होगा, यानी एलिमेंट क्या होंगे डायगोनल मैट्रिक्स के, जब आई बराबर होगा जे की, यानी डायगोनल एलिमेंट्स के लिए सम नंबर होंगे, सम डिफरेंट नंबर, मतलब 2 5 3 ये सब डिफरेंट होंगे, ठीक है। बट आई नॉट इक्वल टू जे, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो सारे जीरो होंगे, ठीक है। ये तो हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे हमने पिछला भी देखा कि डायगोनल मैट्रिक्स, तो उसमें क्या थे कि जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट थे, ठीक है। बट इस स्केलर मैट्रिक्स में ना सारे इक्वल होंगे, जैसे मैंने मान लो 3 लिख दिया, तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, ठीक है, बाकी सारे तो जीरो ही होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होते हैं, ठीक है। बाकी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स के केस में डिफरेंट होते हैं, बट हम पढ़ रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, सारे इक्वल होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है, ये सारे इक्वल होंगे। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लो इसमें, आई जे बराबर है, इसका मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए सारे के, यहाँ पे के लिख रखा है, के मतलब कोई कांस्टेंट होगा, जैसे यहाँ पे इस केस में 3 है, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू जे होगा तो सारे जीरो होंगे, ठीक है। तो ये हमारा था स्केलर मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, इस मैट्रिक्स को हम ना आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे हमने स्केलर मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट होगा बट वो सारे सेम होंगे, यहाँ पे क्या है कि वो कांस्टेंट 1 होगा, ठीक है, ये 1 होगा, 0 0 0 1, ठीक है, ये 1 इसमें सारे 1 होंगे, तो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब आई इक्वल टू जे होगा मतलब डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट्स में सारे 1 होंगे, देखो 1 होंगे, और जब नॉट इक्वल टू जे है तो 0 होंगे, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन मैंने लिख रखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स सारे 1 होंगे ये वाले, ठीक है, बट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स 0 होंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, और इसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक जीरो मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैंने ये 0 लिखा है, ठीक है, ये 1 क्रॉस 1 का है। और भी देख सकते हैं हम, जैसे 0 0 0 0, तो ये 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें इसमें यही है कि जीरो मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, ठीक है, और इसका दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स, और कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, बस इसमें इतना ही है। अब देखो दो मैट्रिक्स इक्वालिटी का हमें कंसेप्ट पढ़ना है, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, सबसे पहली बात दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब हर एक एलिमेंट ए का मैट्रिक्स बी वाले के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है तो ये बी है, इसको मैंने ऐसे लिखा है A11 A12 A21 A22, और ये बी है B11 B12 B21 B22। अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो देखो इनका ऑर्डर चेक कर लो, 2 क्रॉस 2 दोनों है, ठीक है, इसका मतलब ऑर्डर तो सेम है। चलो अब ये बराबर है तो इसका मतलब है कि ये जो A11 है, A11 वो बराबर होगा B11 के साथ, ठीक है। इसी प्रकार A12 जो होगा वो B12 के बराबर होगा, और A21 जो होगा वो B21 के बराबर होगा, और A22 B22 तो, ठीक है। इसमें
एक नंबर के या फिर 2 नंबर के भी क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड में। जैसे वो मैट्रिक्स दे देगा यहाँ पे 1 2, मान लो मैं तो एक ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे -1 दिया, या फिर सपोज मान लो ये ए है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे a+b है, और यहाँ ए है, सॉरी यहाँ पे 1 है, या 2 ले लो, ठीक है, 2 है यहाँ पे, और यहाँ 4 ले लो, ये 4 है, यहाँ पे 2 है, 1 मिनट रुको। ये 2 है, और ये मान लो -1 है, ठीक है, और बोला है कि फाइंड करो, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन लिख देगा, इफ ये मैट्रिक्स बराबर है इसके, देन फाइंड ए एंड बी, ठीक है। तो देखो दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, ठीक है, तो 1 के बराबर है, ठीक है, 4 a+b के बराबर होना चाहिए, तो आप एक इक्वेशन लिखोगे a+b जो होगा वो 4 के बराबर होगा, ठीक है, पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी a 2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, a 2 के बराबर होगा, और -1 तो -1 के है ही, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 तो डायरेक्टली गिवन है हमें, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 2 लिखोगे तो ये तो 2 हो जाएगा, दोनों इस केस में दोनों a और b की वैल्यू 2 2 है, ठीक है, तो ये तो मैंने अपने आप से लिख दिया था, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर में। अब देखो जो हमने यहाँ पे ना अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पढ़ना है, तो सबसे पहला जो है इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात इसमें एक कंडीशन है कि दोनों को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट जब भी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है, अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब डिफाइन नहीं होगा। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स है -1 2 0 4, मान लो a+b निकालना है, यानी दोनों को ऐड करना है, ठीक है, तो ये देखो 1 को इसको इसके साथ में ऐड करेंगे तो 1 -1 0 हो जाएगा, और 2 को 2 के साथ 4 हो जाएगा, 3 को 0 के साथ तो 3 हो जाएगा, और 4 को 4 के साथ करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो हमने ऐड कर दिया। पर अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, वो भी इजी है, 1 -1 तो ये हो जाएगा 2 2 -2 0 3 -0 3, और 4 -0 0, ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें वही है कि अगर मान लो ये मैट्रिक्स है आपके पास और ये दूसरा बी मैट्रिक्स है, और ये इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, तो जो एडिशन है उन दोनों मैट्रिक्स का, वो मान लो मैंने सी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया है, और सी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो सी आई जे से रिप्रेजेंट किया है, तो जो सी आई जे होगा वो ए आई जे प्लस बी आई जे होगा फॉर ऑल दी पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एन जे। इसी प्रकार माइनस डिफरेंस वाला भी है, ठीक है, और डिफरेंस वाले मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट किया है, और उसके सारे एलिमेंट को डी आई जे से, तो जो डी आई जे होगा वो ए आई जे माइनस बी आई जे होगा, क्यों, क्योंकि हम ए माइनस बी निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर हम बी माइनस ए निकाल रहे होते तो यहाँ पे क्या होता, बी आई जे माइनस ए आई जे फॉर ऑल दी पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एन जे, ठीक है, तो सिंपल है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स एडिशन की। सबसे पहली बात हुई वो मैट्रिक्स एडिशन है ना वो कम्यूटेटिव होता है, यानी a+b निकालो या b+a निकालो दोनों बराबर हो, ठीक है, और एसोसिएटिव भी होता है, मतलब अगर मान लो आपको सबसे पहले ये सॉल्व करना है तो और प्लस करना है फिर c के साथ में, ठीक है, तो आप क्या करो कि सबसे पहले b+c के साथ कर लो, फिर ऐड कर दो a के साथ में, तो दोनों रिजल्ट बराबर आएंगे। अभी एडिटिव आइडेंटिटी है, इसका मतलब ए मैट्रिक्स जो था उसमें मैं क्या जोड़ दूं कि मुझे वापस ए मैट्रिक्स मिल जाए, तो नल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे जो जीरो मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। अब एक और है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, मतलब कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें मतलब हम क्या जोड़ दें यहाँ पे, ठीक है, कि वो नल मैट्रिक्स बन जाए, तो सिंपल सी बात है -a से जोड़ दो, ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो कोई मैट्रिक्स ए है 2 -1 3 0, और 2 यहाँ पे लिख दिया आपने इसमें, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, ये स्केलर से हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो ये मैट्रिक्स है हमारे पास और कोई के स्केलर है यानी कांस्टेंट है, ठीक है,
तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए बाय स्केलर के वो कैसे होगा, डिफाइंड होगा के और मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन थी तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और जो के है ना ये हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कर दो, टू को टू के साथ मल्टीप्लाई करो तो टू हो जाएगा, टू को -1 के साथ तो -2, टू को 3 के साथ करोगे तो 6 आएगा, टू को 0 के साथ करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसकी प्रॉपर्टी जैसे कि मान लो ये है, ये आपको फाइंड करना है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि सबसे पहले के निकाल लो और फिर के भी निकाल लो और फिर दोनों को ऐड कर दो, तो आपका ये दोनों बराबर आएंगे। और ये मान लो यहाँ पे के और एल दो स्केलर है, ठीक है, ये एल है तो दो स्केलर है, तो अगर आप और मल्टीप्लाई करना है ए के साथ में तो आप ऐसे कर लो के प्लस के एल, ठीक है, ये एल है। अब देखो हमें ना दो मैट्रिक्स है हमारे पास और दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। पिछले में तो देखा कि एक मैट्रिक्स से कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पे कांस्टेंट से नहीं, हमें मैट्रिक्स से ही दूसरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। तो वो देखो हम मल्टीप्लीकेशन दो मैट्रिक्स को जब भी कर पाएंगे जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और दूसरा मैट्रिक्स है k क्रॉस l, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई जब भी कर पाएंगे हम जब फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो बराबर होना चाहिए, ये आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यानी n बराबर होना चाहिए k के, तभी हम ये कर पाएंगे, ठीक है। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक नई मैट्रिक्स बनेगी, सपोज करो सी है, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस ये लास्ट वाला जो बचा l, ये ऑर्डर होगा जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। तो ये आप याद रखना। और इसमें नोट मैंने बना के लिख रखा है कि अगर ए बी डिफाइंड है तो जरूरी नहीं है कि बी ए बी डिफाइंड होगा, ठीक है। और अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के तो दोनों डिफाइंड होंगे ए बी और बी, ठीक है। अगर सेम ऑर्डर के मान लो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही है, तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए सेम ऑर्डर के, तो हम ए बी अब पता करेंगे कि डिफाइंड है कि नहीं इनको मल्टीप्लीकेशन। तो ये देखो ये 2 क्रॉस 2 है और बी वाले का भी 2 क्रॉस 2 है, तो देखो इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, तो ये हम पॉसिबल है, बी ए निकालो, तो बी का भी 2 क्रॉस 2, इसका भी 2 क्रॉस 2, इसका कॉलम इसका रो बराबर है, हाँ हाँ बिल्कुल है, तो हम इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो 2 क्रॉस 2 का बनेगा, मान लो सी है, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सबसे पहली है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है ना वो जरूरी नहीं है कि वो कम्यूटेटिव हो जाए, ठीक है, क्योंकि कई केस में क्या होता है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, ठीक है, कई केस में बराबर नहीं होते, इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि वो कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा, ठीक है, पर जनरली नॉट कम्यूटेटिव मान के चलते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, यानी कि मान लो आपको सबसे पहले ये इसके साथ में मल्टीप्लाई करके फिर सी के साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो आप पहले बी सी के साथ में मल्टीप्लाई कर लो फिर ए के साथ में कर लो, पर जब दोनों तरफ यानी कि इस तरफ भी और इस तरफ भी राइट मतलब इक्वल के राइट हैंड साइड दोनों तरफ बोथ साइड ऑफ इक्वलिटी आर डिफाइंड, मतलब इधर आप जो भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और राइट हैंड साइड के बाद में जो भी आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो वो डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि तीन मैट्रिक्स है आपके पास ए बी सी, तो और अगर आपको मान लो ये चीज निकालना है तो आप ए बी मल्टीप्लाई कर लो फिर बी सी ए सी कर लो फिर सबको जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दो तो आपका ये बराबर ही आएंगे, और इसी प्रकार से ये भी है ए सी प्लस बी सी। और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब कोई मैट्रिक्स ए है आपके पास उसके में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे वापस मैट्रिक्स ए मिल जाए, तो सिंपल सी बात है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसमें एक मिनट, अगर मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इस मैट्रिक्स ए वाले का हम जो इंटरचेंज कर देंगे रो को और कॉलम को, ठीक है, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो ट्रांसपोज ऑफ ए कहलाएगी। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये 1 है 2 है 3 है, 0 है -1 है 2 है सपोज करो, या फिर यहाँ पे 4 ले लो, ठीक है, ये 4 है,
इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। अब इसका ट्रांसपोज निकालना हूँ, ट्रांसपोज को हम ए और ऊपर टी लिख दो या फिर ए डैश लिख दो। ये ट्रांसपोज का डिनोशन है, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन है कि आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये होगा कैसे, तो ये जो रो है ना 1 2 3 इसको आप कॉलम में लिख दो 1 2 3 ऐसे, और ये फिर 0 -1 4। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर कितना हो गया, देखो 3 क्रॉस 2 हो गया, ठीक है। तो देखो इसका जो कॉलम था वो रो बन गया और जो रो था वो कॉलम बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि अगर ये मैट्रिक्स ये है m क्रॉस n का, तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वो n क्रॉस m का होगा। और यहाँ पे भी देख सकते हो इसका जो एलिमेंट था ए आई जे, इसका हो जाएगा ए जे आई, क्यों, क्योंकि आपने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे मतलब ये आई जो पहले रो था ना, अब ये कॉलम बन जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और जो कॉलम था वो रो बन जाएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे सबसे पहले कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालोगे तो वापस आपको मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। और दूसरी है कि अगर मान लो इसका ट्रांसपोज निकालना है आपको, तो पहले के को बाहर कर दो, फिर ए ट्रांसपोज निकालो, और फिर के साथ में स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है, ये तो सिंपल है। अगर मान लो कोई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं और उसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो उसमें थोड़ा उल्टा है, बी ए ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज निकालो, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे, मतलब प्रॉपर्टीज हैं जो कि सबसे ज़्यादा तो ये और ये यूज होंगे। जैसे कुछ आगे जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें प्रूव करने होते हैं हमें, ठीक है, तो मोस्टली ये यूज होंगे। तो वैसे तो आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका हमने मान लो कोई मैट्रिक्स ए था जिसका ट्रांसपोज निकाला तो वापस ए के बराबर आ जाए, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ठीक है। और ए का मान लो ये मैट्रिक्स जो था वो ऐसा था, ए आई जे एम क्रॉस मान लो एन है, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। और इसका ये एन क्रॉस एम हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए जे आई मतलब ये वाला लिखा है, और ये माइनस नहीं प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस है, या फिर ये काट दो, सिंपल सी बात है। ए जे आई होगा वो ए आई जे के बराबर होगा, ठीक है, फॉर ऑल दी पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। अब देखो ये मैट्रिक्स मैंने एग्जांपल दे रखा है, अगर इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे ना, निकालते हैं ट्रांसपोज 1 2 3 है रो है, तो उसको आप कॉलम बना दो 1 2 3 2 4 -1 3 -1 3, तो देखो ये वापस मैट्रिक्स ए मिल गया। तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। वैसे स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का होगा जिसका ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आता है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, ए आई जे इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ऑर्डर के साथ में नहीं लिख रहा इस बार। और ए ट्रांसपोज को कैसे करेंगे, ए जे आई, और ये इक्वल टू माइनस, ठीक है। अगर मान लो मुझे अभी देखो इसमें क्या है ना कि डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जीरो होते हैं। अगर ये प्रूव करने आ जाए तो आप यहाँ पे लिखोगे फोर डायगोनल एलिमेंट्स आई और जे बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई और जे बराबर कर दो, सपोज मैंने सबको आई कर दिया, आई आई, और ये माइनस मैंने इधर आके प्लस कर दो, ए आई आई इक्वल टू जीरो। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ए आई आई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो ए आई आई हुआ वो जीरो हो गया, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के वो जीरो होते हैं, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट था आपको ये आपको पता होना चाहिए कि ए ट्रांसपोज माइनस ए होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, और ए ट्रांसपोज अगर प्लस ए है तो वो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो अब देखो आपको ये पता ही ये जो है ना ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है, ये डायगोनल है इस मैट्रिक्स का। तो डायगोनल के आमने सामने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल इक्वल है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। अगर पहचान करनी हो तो डायगोनल एलिमेंट्स के जो सामने सामने वाले डायगोनल एलिमेंट तो ये बना दिया हमने, फिर जो बच गए हैं तो वो सामने सामने इक्वल होने चाहिए,
और इस केस में ये डायगोनल एलिमेंट्स है, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट तो सारे जीरो होंगे। अब सामने सामने चेक कर लो, ये नेगेटिव ऑफ ईच अदर होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो इसमें ये फर्क है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, इस माइनस के चक्कर में ये माइनस आ जाता है, ठीक है। नेगेटिव ऑफ एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर दो रिजल्ट हैं। सबसे पहला कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। और कैसे करोगे, दोनों तरफ मान लेना, ऐड कर लेना कि दूसरा कोई मैट्रिक्स मान लो, सी मान लो या बी मान लो, जो मानना है मान लो, ठीक है। और दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा देना, और वो ट्रांसपोज वाली जो प्रॉपर्टीज थी वो देख लेना। जब आप ट्रांसपोज निकालो इस मैट्रिक्स का तो वापस इसी के बराबर आ जाएगा, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। उसी प्रकार ए माइनस ए ट्रांसपोज ये जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। जो दूसरा जो रिजल्ट है दूसरा, वो है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एज अ सम एक्सप्रेस कर सकते हो, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स था ए, और मुझे एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, वेयर जो पी है वो सिमेट्रिक है, ठीक है। और पी की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, एंड क्यू जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और जो क्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज नोट करना कि ए प्लस प्लस वाला जो होता है ना वो सिमेट्रिक होता है, और माइनस वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो मैं आप पहले भी देख सकते हो, माइनस वाला स्क्यू सिमेट्रिक और प्लस वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बोर्ड में एक्सप्रेस करने के लिए आता है, ये 3 से 4 नंबर में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो वो कैसे निकालोगे, मान लो कोई मैट्रिक्स गिवन है, तो सबसे पहले आप उसका ट्रांसपोज निकालोगे, ठीक है। फिर पी मैट्रिक्स डिफाइन करोगे, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और फिर क्यू मैट्रिक्स डिफाइन करोगे 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो आपने जो मैट्रिक्स गिवन था ए, उसका आपने ए ट्रांसपोज निकाल लिया, तो एक बार ए प्लस उसके साथ में प्लस कर देना ए के साथ में, और हाफ कर देना, वो पी आ जाएगा। और फिर घटा देना ए के साथ में, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेना, फिर डिवाइड कर देना 2 से, फिर क्यू आ जाएगा। दोनों को प्लस करोगे तो आप देखोगे कि वापस मैट्रिक्स ए ही मिल रहा है, ठीक है। अब देखो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। अगर मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, मान लो जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एम, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम सिंपल ये भी बोल सकते थे कि ऑफ ऑर्डर एम, तो वहां पे ना एक दूसरा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर, दूसरा मैट्रिक्स यानी बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर भी एम क्रॉस एम ही होगा, यानी सेम ऑर्डर होगा। इस प्रकार से कि ए बी और जो बी है, जब आप निकालोगे तो उस बराबर आएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे जो बी है वो ए का इनवर्स है, ठीक है। और यहाँ पे हम ए को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ही बोलेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो नोट में लिख रखा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है ना, उसका इनवर्स मैट्रिक्स नहीं निकलता, ठीक है। और अगर अब देखो बी इनवर्स है ए का, तो ए भी होगा इनवर्स बी का, ठीक है। और तीसरा है कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा, ठीक है। और ये फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए बी इनवर्स निकालना है आपको, तो आप क्या करो, बी इनवर्स निकालो फिर ए इनवर्स निकालो, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो तो बराबर आएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैट्रिक्स चैप्टर के वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में तो हमने सारे कंसेप्ट देख लिए, अगले वीडियो में हम मैट्रिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड में आ सकते हैं या इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। थैंक यू।